नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। बंगाल की राजनीति जैसे जैसे चुनाव के मुहाने पर पहुंच रही है वैसे वैसे और गर्म होती जा रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज जी हैं और हम बंगाल की राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। बीते 2 दिनों में जो गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहा है, उसके बाद जो हालात बने हैं, टीएमसी के कई लोग छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, कई बड़े नेता टीएमसी के बीजेपी में शामिल हुए। अब उसके बाद बंगाल की राजनीति में बीजेपी जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही थी, जिस तरीके की हवा बनाई जा रही थी, लेकिन अब अमित शाह के दौरे के बाद क्या ये आंकड़ा कांटे की टक्कर तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है जो जमीन पर बन रहा है। पंकज जी, चूंकि जो जनसभा की है, जो रैली की है और जो भीड़ का लब्बोलुआब रहा है, क्या समझा जाए कि जो लेफ्ट और कांग्रेस को तो चुनाव की इस लड़ाई में देखा जा नहीं रहा है। जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप जैसे लोग जब बात करते हैं, ये लड़ाई बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी, लेकिन अब जो ये अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा रहा है, इसके बाद किस तरीके से आप देख रहे हैं इस चुनावी बयान को? देखिए, मैं इस तरीके से देख रहा हूं कि अगर आप 2019 का लोकसभा चुनाव देखें और दोनों का मत प्रतिशत देखें तो आप ये पाएंगे कि बीजेपी का ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 17% वोट पहले 2014 में मिला था जब बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, और इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40% के आसपास मत मिला। अगर हम तृणमूल कांग्रेस की भी बात करें तो उसका भी मत प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन वो 39% से 43% हुआ है। सबसे ज़्यादा घटा है वो है लेफ्ट, और कांग्रेस की हालत जस की तस है, 1-2% का घटाव हुआ है। तो अगर हम लेफ्ट की बात करें तो वो 25 से 7% पर पहुंच गया है। तो ये जो टीएमसी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 3% का जो अंतर है, उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह, और इसके लिए वो जो राजनीति में सब कुछ जायज है, साम दंड, जो भी दंड भेद, वो सब कुछ किया जा रहा है। और इसी कड़ी में अभी दर्जनों नेता जो है टीएमसी ज्वाइन किए हैं, जिसमें मुख्य नेता शुभेंदु अधिकारी बताए जा रहे हैं। इसमें पंकज जी नया क्या है? ये तो जब चुनाव आता है तब ये होता है। जिस स्टेट में चुनाव होता है उस स्टेट में होता है। कुछ लोग इधर से उधर जाते हैं, कुछ लोग उधर से इधर आते हैं। पश्चिम बंगाल में ये इधर से उधर जाना इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? देखिए, इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है क्योंकि पिछले 10 साल से ममता बनर्जी की सरकार है। आप अगर ममता बनर्जी के पूरे कार्यकाल को देखें तो शुरू से ही दिखाई पड़ रहा है कि ममता बनर्जी और मोदी सरकार में तनातनी है। और छोड़िए, आप किसी स्टेट की तुलना में तमाम सेंट्रल स्कीम्स की भी बात करें तो जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको ममता ने अपने यहाँ उतारा नहीं है। आयुष्मान भारत। अगर आप किसानों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है, उसको ममता ने उतारा नहीं है। अभी हाल में ही जिस तरह से अमित शाह ने जो आरोप लगाए और उसके जवाब में डेरेक ओब्रायन ने जो कहा कि आखिरकार ये सेंट्रल गवर्नमेंट 1500 रुपए के आसपास देती है और ममता सरकार पहले से ही 5000 दे रही है। ये बात तो जब दिल्ली के चुनाव में हो रही थी तब केजरीवाल ने भी यही कहा था। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पूरे, चूंकि जो ये घटनाक्रम हुआ है, जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरा रहा और उसके बाद नेताओं का इधर से उधर जाना, लेकिन एक जो बड़ा विषय पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो हिंसा है। हिंसा हमने लेफ्ट का जब दशकों का शासन रहा तब भी हमने देखी, उसके बाद लेफ्ट वर्सेस टीएमसी में काफ़ी हिंसात्मक गतिविधियां रहीं। अब हम देख रहे हैं बीजेपी भी यही कह रही है कि हमारे 250-300 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टीएमसी के लोगों ने उनकी हत्या करवाई, उनकी हत्या की है। ये हिंसा का जो लेवल है, ये क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में और ज़्यादा क्या बढ़ने की हम उम्मीद करें, जिस तरीके का क्या हालात हैं? देखिए, बंगाल में हिंसक राजनीति का दौर चलता रहा है। आप चाहे लेफ्ट जब रूल करता था तब भी काफ़ी ज़्यादा हिंसाएं होती थी, और इसी हिंसा का जवाब देते देते ममता बनर्जी भी वहां पर मुख्यमंत्री बनी। अगर आप आंकड़े की बात करें तो जिस तरह से अमित शाह कह रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में बीजेपी के 300 कार्यकर्ताओं को मारा गया है, उनकी हत्या कर दी गई है, उसके जवाब में टीएमसी का ये जवाब है कि पिछले कुछ सालों में 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ता उनके मारे गए। तो जाहिर तौर पर यह बताता है कि किस तरह से वहां पे हिंसक राजनीति का दौर पिछले 3 दशक से चल रहा है। ये बंगाल की राजनीति की पहचान भी बन गया। लेकिन फिर भी चूंकि कार्यकर्ताओं पर हमले होना, कार्यकर्ताओं की हत्याएं होना
हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछले दिनों तो देखा गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हो गया। अमित शाह जब 2 दिवसीय यात्रा पर, तो वहां भी अमित शाह गो बैक। ये जो स्थिति बन रही है, ये क्या हिंसा का जो लेवल है वो क्या थोड़ा बढ़ रहा है, और आने वाले समय में क्या और बढ़ेगा अगर टीएमसी वर्सेस बीजेपी इस तरीके से आमने सामने आकर खड़े हो रहे हैं? देखिए, 3 आईपीएस ऑफिसर्स पे आरोप है और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रतिनियुक्ति पर वापस बुला लिया है, जिसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि ये संघीय ढांचा पर हमला है। पर एक बात तो बेहद साफ है कि अगर ब्यूरोक्रेसी इस तरह से, ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिसाइजेशन हो जाएगा, मतलब अगर जो राजनीतिकरण हो जाएगा, तो जाहिर तौर पर एग्जीक्यूटिव किस तरह से काम करेगा, ये बार बार वहां पर सवाल ये उठ रहा है। और जिन 3 लोगों पर आरोप था, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि इतने बड़े नेता वहां पहुंचे हुए हैं और फिर भी उसके बाद इनकी गाड़ियों पर पत्थर से हमले हुए, तो ये शायद ही किसी प्रदेश में इस तरह का देखा जाता है, क्योंकि जब भी बड़े राजनेता पहुंचते हैं तो वहां पुख्ता सुरक्षा का इंतजाम होता है। तो ये जाहिर तौर पर वहां के कानून व्यवस्था को लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार विपक्षी नेता वहां पर, बड़े नेता भी वहां पर सुरक्षित हैं या नहीं है। और जिस तरह से आपने देखा है, जो आंकड़े बताते हैं, भले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन हर पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, हिंसक राजनीति वहां काफी फल फूल रहा है। तो ये साफ बताता है कि नाकामी स्टेट गवर्नमेंट की है। ये जाहिर तौर पर अगर कोई भी वायलेंस होता है तो लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट गवर्नमेंट का ही सब्जेक्ट होता है। अगर इस तरह से हिंसा हो रही है तो इसके लिए जवाब, लेकिन हिंसा तो चूंकि बंगाल की राजनीति की पहचान रही है, ये कोई आज या कल की बात नहीं, ये तो दशकों की बात है। ये तो लेफ्ट के शासनकाल से लेकर और अब हम टीएमसी तक पहुंचे, तो ये हर दौर में ये रहा है। लेकिन हिंसा अगर बंगाल की राजनीति की पिच है, खासकर अगर टीएमसी की पिच है, तो एक पिच धर्म की भी है। क्या वहां धर्म वर्सेस हिंसा आने वाले समय में ये दोनों चीजें पैरेलल चलने वाली हैं? देखिए, धर्म का इस्तेमाल तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करती है। ये बात और है कि ममता पे आरोप ये लगता है कि वो तुष्टीकरण करते हैं, उनकी पार्टी तुष्टीकरण करती है, अपीजमेंट करती है। दूसरी तरफ बीजेपी पर आरोप लगता है, खास करके मोदी की पार्टी पर, कि बहुत उग्र हिंदुत्व ये फॉलो करते हैं। जाहिर तौर पर इसका क्लैश तो वहां पर दिखेगा। जय श्री राम का जो नारा गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया है, इसके पीछे की क्या रणनीति है बंगाल की राजनीति में? देखिए, हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है और वहाँ पर जिस तरह से इसको उभारा जा रहा है, तो जाहिर तौर पर अगर आप संख्या देखें कि जो आबादी माइनॉरिटी की है, तो उसको लेकर के एक वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश तो बहुत पहले से जारी है और इस पर बीजेपी काम भी कर रही है। लेकिन इस पर टीएमसी का माँ, माटी और मानुष की बात करना, जिसे तुष्टीकरण कह दिया अमित शाह ने। देखिए, ये बात सच है कि अमित शाह, पूरी बीजेपी इस बात को लेकर के आरोप लगा रही है टीएमसी पर कि जिस तरह से इनके हर एक प्रोग्राम को, चाहे स्कीम भी हो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम हो, उसको ये कह करके हटा दिया जाता है कि ये बीजेपी का है और हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो हर चीज़ में एक एंगल ढूंढा जाता है और बार बार बीजेपी इस बात को लेकर के उन पे आरोप लगा रही है। और जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा तेज हो। लेकिन फिर भी पंकज जी, चूंकि बात चेहरे की भी तो होगी, ममता बनर्जी वर्सेस कौन? हालांकि अमित शाह ने कहा है कि वो बंगाल की मिट्टी से ही हमारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगा, लेकिन फिर भी कौन, ये सवाल तो उठ खड़ा होगा। बंगाल की राजनीति में बहुत सारे चेहरे नए हैं। अब तो ये कहा जाए कि आधे से ज़्यादा संख्या भी टीएमसी से उस तरफ जाने वालों की हो गई है। क्या ये भी एक मुद्दा रहेगा जो दिल्ली में बना था, जिसे केजरीवाल ने बनाया? क्या ममता बनर्जी भी बना सकती हैं? देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी ऑलरेडी बनाना शुरू कर दी और इसका जवाब अमित शाह ने दिया भी है कि बंगाल का पुत्र, बंगाल की माटी का ही पुत्र यहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा। पर ये बीजेपी स्टेट टू स्टेट जो उसकी स्ट्रैटेजी होती है वो डिफर करती है। आप दिल्ली में देखिए, इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था कि इनका मुख्यमंत्री कौन होगा। यूपी के चुनाव में भी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था कि इनका मुख्यमंत्री कौन होगा। हरियाणा के भी चुनाव में इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था कि इनका मुख्यमंत्री कौन होगा। पर बिहार में इन्होंने डिक्लेयर किया था। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को जो सूट करता है, उनके लिए जो कन्वीनियंट होता है, जो स्ट्रैटेजी वाइज उनके लिए अच्छा होता है, उस हिसाब से वो काम करते हैं। एक और सवाल, चूंकि प्रशांत किशोर की बहुत चर्चा हो रही है और ये कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जिसके साथ होते हैं उसके माथे पर जीत का तिलक लगता है। हालांकि 1-2 अपवाद भी हैं। बंगाल में
तमाम लोगों का टीएमसी से छोड़कर जाना, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के भतीजे और साथ ही प्रशांत किशोर, इन दोनों के हावी हो जाने से बहुत सारे नेता नाराज हो गए। एक नाराजगी ममता बनर्जी की भी प्रशांत किशोर से देखी जा रही है। अब प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा नहीं छू सकती और छू लेगी तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। देखिए, इसमें मुझे ये लगता है कि ममता के अंदर उपजे अविश्वास को दूर करने की एक कोशिश है जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर बतौर पॉलिटिशियन, बतौर राजनीतिक बिहार में फेल हुए हैं। हाँ, ये बात और है कि अपने इमेज की ब्रांडिंग करना प्रशांत किशोर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले 2014 में जब मोदी की जीत हुई थी तो एक नाम सामने आया था, वो प्रशांत किशोर का था। मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जैसे 10 ऐसे स्ट्रैटेजिस्ट मोदी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अपने मीडिया के फ्रेंड्स के जरिए प्रशांत किशोर अपना नाम सार्वजनिक करने में सफल हुए। अगर इतने ही अच्छे रणनीतिकार हैं तो इस बार भी उनका दखलंदाजी बिहार में था। वो एलजेपी के संपर्क में थे, एलजेपी को अपनी रणनीति बता रहे थे, लेकिन फिर भी एलजेपी का हश्र क्या हुआ? यूपी में वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को एक साथ लाने वाले प्रशांत किशोर ही थे। यूपी में कांग्रेस और सपा की हालत क्या हुई, ये आप समझ लीजिए। ये बात और है कि जिस तरह से उन्होंने अपने नाम की ब्रांडिंग की, इस बार उनका साख दांव पर है बंगाल में, और इस बार अगर हार हो जाती है, जबकि अगर कहें बैटल इज इवनली पॉइज्ड, बिल्कुल 40 और 43% का आंकड़ा है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन अगर इस बार हार हो जाती है तो प्रशांत किशोर पहले तो राजनीतिक के तौर पे फेल हुए हैं, अब स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर भी उन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगेगा। शुक्रिया पंकज जी। चूंकि बंगाल की राजनीति में तो अब जब चुनाव की तरफ धीरे धीरे अगर बढ़ा जाएगा तो हर दिन दिलचस्प होता जाएगा, लेकिन हिंसक भी हो रहा है, ये भी एक चिंता की बात है। लेकिन बंगाल की राजनीति की तो दरअसल तासीर ही यही है कि हिंसा के साथ राजनीति पैरेलल चलती है, जो कि नहीं चलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।